इटली देश के वरुणा नामक नगर में दो बड़े धनी घराने थे, जिनमें से एक का नाम कापुलट और दूसरे का मेंटेक था। इन दोनों घरानों में बहुत समय से दुश्मनी चली आ रही थी और अब थोड़े दिनों से यह दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी कि न केवल उन घरानों के मनुष्य आपस में दुश्मनी दुश्मनी रखते थे, किंतु उनके दूर के संबंधी तथा नौकर भी एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। जब कभी कापुलट के नौकर मोंटेक के नौकर को बाजार में मिल जाते या मोंटेक के रिश्तेदार की कापुलट के रिश्तेदारों से भेंट हो जाती, तो मारपीट, गाली गलौज या लड़ाई झगड़ा जरूर होता। इन दो विरोधी घरानों के कारण सारा नगर परेशान था, क्योंकि शायद ही कोई दिन ऐसा होता था जब किसी गली, किसी बाजार या किसी हाट में कापुलट और मोंटेक के नौकरों तथा संबंधियों के बीच झगड़ा ना हो गया हो। कभी कभी तो ये झगड़े इतने बढ़ जाते थे कि दोनों ओर से तलवारें खिंच जाती थीं और बहुत से लोग जान से मारे जाते। इन बातों से वरुणा के ड्यूक को भी बहुत कष्ट होता था, क्योंकि इन लड़ाई झगड़ों से नगर की शांति में रोज रोज बाधा पड़ती थी। एक समय कापुलट वंश के बूढ़े सरदार ने रात के समय अपने यहाँ प्रीतिभोज के लिए अपने इष्ट मित्रों को आमंत्रित किया। इस अवसर पर वरुणा वरुणा नगर के बड़े बड़े भद्र पुरुष और युवतियाँ तथा स्त्रियाँ कापुलट को के घर आईं। वहाँ पर प्रत्येक सभ्य पुरुष को सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया गया था, परंतु मोंटेग वंशियों को न तो निमंत्रण ही दिया गया था और न ही उन्हें वहाँ आने की आज्ञा। इन मेहमानों में एक रूपवती सुंदरी भी थी, जिसका नाम रोजालिन था। इस स्त्री पर मोंटेग वंश का एक कुमार रोमियो मोहित था और उससे विवाह करना चाहता था, परंतु वह रोमियो को देखना भी नहीं चाहती थी। जब कभी रोमियो रोजालिन के पास जाता, वह उसका स्वागत नहीं करती। परंतु प्रेम की तो दशा ही विचित्र है। चाहे प्रेम पात्र स्वीकार करे या ना करे, उसे अपने प्रिय को देखे बिना चैन नहीं पड़ता। यही हाल रोमियो का भी था। रोजालिन से नफरत करने पर भी उसकी मनमोहक छवि रोमियो के दिल में हमेशा उपस्थित रहती और रोजालिन का चित्र रोमियो की आंखों के सामने हमेशा चलता रहता था। रोमियो का एक परम मित्र बनवोलियो था। उसको रोमियो की हालत पर बहुत तरस आता था। उसने रोमियो को बहुत समझाया कि जो स्त्री तुमको स्वीकार नहीं करती, उससे प्रेम करना मानो बंजर जमीन में बीज बोना है, परंतु रोमियो की समझ में एक बात भी नहीं आई। अंत में बनवोलियो ने विचार किया और जिस रात को कापुलट के यहाँ उत्सव हो रहा था, रोमियो से कहा, देखो भाई, आज कापुलट के घर वरुणा नगर की प्रायः सभी रूपवती स्त्रियां सम्मिलित होंगी। उचित तो यह है कि हम तुम आज वहाँ चलें, तब तुमको पता चल जाएगा कि जिस रोजालिन के रूप पर तुम मोहित हो रहे हो, वह हसीन नहीं है। रोमियो को अपने मित्र की इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, परंतु यह सोचकर कि उत्सव में जाने से वह अपनी प्रिया रोजालिन को एक बार और देख सकेगा, वेश बदलकर वहाँ जाने के लिए राजी हो गया, क्योंकि वहाँ किसी मोंटेग वंशी को जाने की आज्ञा नहीं थी और उनके वहाँ जाने में मारे जाने का डर था। बूढ़े कापुलट ने आमंत्रित लोगों को बहुत आदर सत्कार से बैठाया और यथोचित सम्मान किया। यहाँ तक कि रोमियो और उसके मित्रों को भी अन्य भद्र पुरुषों की तरह आदर किया गया और कोई भी उनको नहीं पहचान पाया कि वे उनके शत्रु हैं। बूढ़ा कापुलट सरल और हंसमुख स्वभाव का भद्र पुरुष था। उसने युवकों और युवतियों से मुस्कुराकर धीरे से कहा, एक समय हमारे भी दिन थे जब जवानी में हम युवतियों के साथ नाचते और उनके कानों में प्रेम भरे शब्द बोला करते थे। इसी हंसी खुशी में नृत्य शुरू हो गया और अनेक स्त्री पुरुष नाचने लगे, जैसा कि यूरोप देश के उत्सवों में हुआ करता था। जिस समय नृत्य हो रहा था, रोमियो ने एक बहुत सुंदर युवती को नृत्य करते देखा। यह ऐसी रूपवती थी, उसको देखते ही रोमियो का मन विचलित हो गया और कहने लगा, आहा, यह तो दीपक की लौ से भी अधिक चमकीली है। रात के समय में ऐसा लग रहा है मानो कोई बहुत काला पुरुष अपने सिर में उज्ज्वल मणि धारण किए हुए है। यह रूप तो छुपा कर रखने लायक है। धरती में इंद्रलोक की इस अप्सरा का क्या काम। अन्य स्त्रियां कौवों के समान हैं, जिनमें यह निरुपम अद्वितीय महासुंदरी कबूतरी के समान नृत्य कर रही है। इस नई सुंदरी के रूप को देखकर रोमियो ऐसा मोहित हो गया था कि उसे अन्य स्त्रियां उसके सामने नहीं के बराबर लग रही थीं। जिस समय रोमियो इस प्रकार प्रशंसा कर रहा था, तभी बूढ़े कापुलट के भतीजे टाइबल्ट ने रोमियो की आवाज़ से उसको पहचान लिया और यह देखकर कि उसका दुश्मन सभा में बिना आज्ञा के चला आया है, आग बबूला हो गया। टाइबल्ट ने बेचारे रोमियो को तलवार से मार डाला होता,
मार डाला होता, परंतु उसके चाचा ने, जो एक शांत दिल का है और धैर्यवान पुरुष था, बीच बचाव कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मेहमानों के सामने झगड़ा होने से उत्सव में बाधा पड़े। दूसरा, रोमियो इतना सभ्य था कि सारे नगरवासी उसकी तारीफ करते थे। क्रोधित टाइबल्ट इस समय तो कुछ नहीं कर सका, परंतु उसने कसम खाई कि वह इस पापी अर्थात मॉन्टेग अर्थात रोमियो से अवसर पाकर बदला जरूर लेगा, क्योंकि उसने उत्सव में सम्मिलित होकर उसे अपवित्र कर दिया है। जब नृत्य खत्म हो गया तब रोमियो धीरे से उस स्थान पर पहुंचा जहां वह सुंदरी खड़ी हुई थी, और चुपके से उसके हाथ को छूकर बोला, हे सुंदरी, तुम्हारे हाथ तीर्थ स्वरूप हैं। यदि मुझ यात्री के छूने से यह अपवित्र हो गए हों और इस कारण मुझे पाप लग गया हो, तो मुझे आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे हाथों का चुंबन करके प्रायश्चित कर लूँ। सुंदरी ने हंसकर उत्तर दिया, हे तीर्थयात्री, तुम्हारी भक्ति तो बहुत ही विचित्र है। यात्री लोग तपस्वी लोगों के हाथों का चुंबन नहीं करते, किंतु उनको केवल छूते हैं। रोमियो, तो क्या तपस्वियों और यात्रियों के होंठ नहीं होते? सुंदरी, चुंबन करने के लिए नहीं होते, बल्कि प्रार्थना करने के लिए होते हैं। रोमियो, हे देवी, यदि यह सच है तो मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए और मुझे निराश नहीं कीजिए। जब यह रहस्य की बातें हो रही थीं, उसी समय उस सुंदरी की माँ ने किसी काम के लिए उसे बुला लिया। उसका नाम पूछने पर रोमियो को मालूम हुआ कि यह कापुलट कुमारी जूलियट है। रोमियो को यह सुनकर बहुत कष्ट हुआ कि जिस स्त्री पर वह मोहित हो चुका था वह उसके शत्रु की लड़की है, परंतु इतनी देर में रोमियो के दिल में इतना प्रेम उत्पन्न हो चुका था कि केवल वंश शत्रुता के कारण वह उससे अपना मन नहीं हटा सकता था। इसी प्रकार जूलियट को भी रोमियो का नाम सुनकर बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि रोमियो की तरह जूलियट भी प्रेमातुर हो गई थी, और जहाँ उन दोनों के अन्य संबंधियों एक दूसरे से दुश्मनी थी, वहाँ वे दोनों एक दूसरे पर आसक्त हो गए थे। इन सब बातों में आधी रात हो गई और रोमियो और अपने मित्रों सहित कापुलेट के घर से चल दिया, परंतु थोड़ी ही देर में बनवोलियो और साथियों ने देखा कि रोमियो उनके साथ नहीं था, क्योंकि वह अपना मन जूलियट में लगा चुका था और अपनी प्रिया के घर से जाना नहीं चाहता था। इसलिए वह दीवार फांदकर उस बगीचे में जा पहुंचा जहां जूलियट के सोने का कमरा था। वह थोड़ी देर वहां से जूलियट को निहारता रहा। इतने में जूलियट ने अपने कमरे की खिड़की खोली तो रोमियो को ऐसा लगा जैसे किसी पूर्व दिशा में सूर्य उदय हो रहा हो। चांद की ओर देखकर रोमियो ने मन में कहा, देखो, जूलियट की चमक को देखकर यह चांद भी जलन के मारे फीका पड़ गया है। जब जूलियट अपने हाथों पर मुंह रखे खिड़की में खड़ी हुई थी तो रोमियो ने कहा कि यदि मैं उसके हाथों की हथेली होता तो आज इन मधुर स्थानों पर स्पर्श करके अपना जीवन सफल करता। जूलियट के दिल में भी प्रेम बहुत तेज गति से बढ़ रहा था, इसलिए उसने एक ठंडी सांस भरी और कहा, हाय। रोमियो ने यह शब्द सुना और चुपके से कहा, हे देवी, एक बार और बोलो, क्योंकि तुम्हारा स्वर बहुत मधुर है। मुझे तो तुम साक्षात स्वर्ग की देवी लग रही हो। जूलियट को यह भी पता नहीं चला कि उसकी कोई बात उसकी सुन रहा है, इसलिए उसने कहा, हे रोमियो, तुम कहाँ हो? हे रोमियो, तुम मेरे लिए अपना नाम और अपने पिता का नाम बदल दो। हे रोमियो, मेरी भलाई के लिए अपने वंश को छोड़ दो, और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं अपना वंश छोड़ दूंगी। रोमियो ने अपनी प्रिया की मधुर आवाज़ सुनकर कुछ कहना चाहा, परंतु और सुनने की इच्छा से चुप रहा, और जूलियट प्रेम भरे शब्दों में कहती रही कि रोमियो, तुम मैंटेग नाम को छोड़ दो और मुझे स्वीकार कर लो, क्योंकि मैंटेग और कापुलेट वंशों में दुश्मनी होने के कारण जब तक रोमियो मैंटेग था या जूलियट कापुलेट थी, उन दोनों का विवाह होना असंभव था। इन रसीले और प्रेम भरे शब्दों ने रोमियो पर ऐसा असर डाला कि वह नहीं रह सका और बोल उठा मानो जूलियट ने यह शब्द उसी से बोले थे। हे प्यारी, यदि तुमको रोमियो नाम अच्छा नहीं लगता तो मैं इसे छोड़ देता हूँ, और जो नाम तुम्हें सबसे अधिक प्रिय हो उसी नाम से मुझे पुकारो और मैं वही नाम रख लूँगा, चाहे प्रेमी कहो, चाहे प्यारा कहो, चाहे कुछ और कहो। आधी रात के समय कुमारी जूलियट अचानक सुनसान बगीचे में मनुष्य की आवाज़ सुनकर डर गई कि किसने चुपके से यहाँ आकर मेरे मन के भाव को जान लिया, परंतु थोड़ी ही देर में वह अपने प्रियतम की आवाज़ पहचान गई। हालांकि उसने उसे उस रात को अपने पिता के यहाँ ही पहली बार देखा था, क्योंकि प्रेमी जन एक दूसरे की आवाज़ को तुरंत पहचान जाते हैं। तब जूलियट ने कहा, देखो, रात के समय दीवार फांदकर तुम्हारा यहाँ आना उचित नहीं हुआ है। यदि कापुलट वंशी का कोई मनुष्य तुम्हें यहाँ देख लेगा तो तुम्हें जान से मार देगा। रोमियो ने उत्तर दिया, प्यारी, तुम्हारी आंखों में जितना डर है उतना उन लोगों की 20 तलवारों में भी नहीं है। प्रिय, यदि तुम प्यार भरी नज़रों से मुझे देखो तो मैं उनकी दुश्मनी को कुछ भी परवाह नहीं करूँगा। उनसे दुश्मनी करके अपने जीवन को समाप्त करना अच्छा है, परंतु बिना तुम्हारे प्रेम के इस जीवन को जीना अच्छा नहीं है।
जूलियट ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हें किसने रास्ता बताया? रोमियो ने मुस्कुराकर कहा, मुझे रास्ता बताने वाला मेरा प्रेम था, उसी ने मुझे रास्ता बताया। हालांकि मैं मल्लाह नहीं हूँ, परंतु यदि तुम समुद्र के दूसरे तट पर होती और मैं इस तट पर, तब भी मैं समुद्र की लहरों की परवाह करे बिना वहाँ पहुँच जाता। इन शब्दों को सुनकर जूलियट का मुंह शर्म के मारे लाल हो गया, क्योंकि उसके प्रियतम ने उसके मन का भाव जान लिया था। यदि संभव होता तो अपने शब्दों को लौटा लेती, क्योंकि प्रायः कोई स्त्री अपने प्रियतम से अपने प्रेम का हाल नहीं बताती, उसे वास्तव में उससे कितना ही गहरा प्रेम क्यों न हो, परंतु कुछ समय तक वह ज़रूर उसकी प्रार्थना को अस्वीकार ही करती है। इसका कारण यह है कि स्त्रियां प्रायः यह समझती हैं कि यदि वे अपने प्रेमी जनों से जल्दी प्रेम प्रकट करने लग जाएंगी तो वे उनको बिना किसी कठिनाई के मिल जाने के से कम प्यार करने लगेंगे। परंतु जूलियट के पास तो इन सब बातों को करने का अवसर ही नहीं था। रोमियो खुद जूलियट के मुंह से ही उसके प्रेम का हाल सुन चुका था। इसलिए जूलियट ने बिना किसी बनावट के फिर अपने प्रेम दर्शाने वाले शब्दों को दोहराया और रोमियो को अच्छे मैंटेग कहकर पुकारा, मानो इस प्रेम ने मैंटेग नाम को भी, जिससे सारे कापुलेट वंशियों को बहुत नफरत थी, मधुर बना दिया था। जूलियट कहने लगी, हे प्रिय, मैं भी आपसे प्रेम करने लगी हूँ। हालांकि लोग ऐसी बातों का मजाक उड़ाते हैं, परंतु आपने तो मेरे मन के भाव को जान ही लिया है। इससे यह मत समझिए कि जूलियट बेशर्म है, क्योंकि जो कुछ मैंने किया है प्रेम सागर में डूब कर किया है। मेरा मन उन स्त्रियों से कहीं अधिक है जो प्रेम में चतुरता दिखाती हैं। यह सुनकर रोमियो दुखी हो गया और ईश्वर की कसम खाकर कहने लगा, नहीं नहीं, मैं ऐसा पापी होना नहीं चाहता कि मैं अपनी परम प्रिया पर बेशर्मी का दोष लगाऊं। इतने में जूलियट ने बात काट कर कहा, नहीं नहीं, कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारी हो चुकी हूँ, तुम जो चाहो सो करो। इसके बाद उन दोनों प्रेमियों में अनेक प्रकार की प्यार भरी बातें होती रहीं। प्रेम कहानियों का कभी अंत नहीं होता और एक कहानी में से दूसरी कहानी इस प्रकार निकलती आती है जैसे बाजीगर के हाथ थैले से चीज़ें। सच पूछो तो प्रेम बहुत विचित्र बाजीगर है, जो इज्जत के लिए कुछ का कुछ कर दिखाता है। रोमियो और जूलियट की बातें करते करते कई घंटे बीत गए और जब सुबह होने में थोड़ी ही देर बची थी तब जूलियट की दासी ने उसे सोने के लिए पुकारा। परंतु प्रेम कहानी के सामने किसे नींद आती है। जूलियट बार बार अपने सोने के कमरे में जाती और फिर लौटकर अपने प्रेमी से दो बातें करके चली जाती। जब दासी ने फिर पुकारा तो रोमियो ने आखिरी बार कहा, हे प्रिय, क्या तुम हमारी हो गई? जूलियट ने उत्तर दिया, हे प्राणपति, तुम खुद अपने कानों से सुन चुके हो और मैं कई बार इसको कह चुकी हूँ। मेरा प्रेम समुद्र के समान बहुत बड़ा है। मैं तन मन धन सब आप पर न्यौछावर कर चुकी हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है जिसे आपको भेंट करूँ। हाँ, यदि आप फिर सुनना चाहते हैं तो उन्हीं शब्दों को आपकी खुशी के लिए फिर दोहराती हूँ। इन आपसी वादों के बाद यह तय हुआ कि दूसरे दिन जूलियट एक दूत को रोमियो के पास भेजेगी और रोमियो इतने समय में विवाह की तैयारी कर लेगा और उसके बाद उन दोनों के जीवन भर के लिए आपसी संबंध हो जाएंगे। ऐसा तय करके वे दोनों दुखी चेहरा लेकर एक दूसरे से अलग हुए। रोमियो को अपनी प्रिया से अलग होकर बिल्कुल भी नींद नहीं आई और वह थोड़ी देर इधर उधर घूमता हुआ आकाश पाताल की बातें सोचता रहा। थोड़ी देर में सुबह हो गई और वह एक साधु की कुटी में पहुंचा। साधु का नाम लॉरेंस था। वह साधु बहुत सवेरे उठकर अपने नित्य कर्म में लगा हुआ था। जब उसने रोमियो को देखा तो तुरंत समझ गया कि आज रोमियो रात भर सोया नहीं है और किसी के प्रेम के मारे, जैसा कि अधिकतर युवकों का हाल होता है, उसे नींद नहीं आई। साधु लॉरेंस का यह विचार तो ठीक ही था कि रोमियो प्रेम रोगी है, परंतु इसके साथ इसका यह विचार ठीक नहीं था कि इस प्रेम रोग का कारण रोजालिन है। जब रोमियो ने उसे अपनी इस नई प्रिया का हाल सुनाया और विवाह करने में साधु की सहायता मांगी तो साधु लॉरेंस ने उत्तर दिया, देखो युवकों का प्रेम दिल से नहीं होता किंतु आँखों से होता है। यही कारण है कि कल तक तुम रोजालिन पर जान देते थे और आज रात वह प्रेम के बर्फ की तरह पिघल गया और तुम जूलियट को चाहने लगे। इस पर रोमियो ने कहा, आपने मुझे कितनी बार समझाया है कि तुम रोजालिन से प्रेम करना छोड़ दो, क्योंकि वह मुझसे प्रेम नहीं करती। यही कारण है कि मैं जूलियट को चाहने लगा हूँ और वह भी मुझे चाहती है। साधु लॉरेंस इस बात को सुनकर उन दोनों का विवाह करने पर राजी हो गया, क्योंकि एक तो वह उन दोनों में बहुत प्रेम था, जैसा कि पति पत्नी में आपस होना चाहिए, और दूसरा साधु का यह विचार था कि मैंटेग और कापुलर दोनों विरोधी घरानों में यदि विवाह रूपी संबंध हो जाएगा तो वे दोनों घराने आपस की दुश्मनी को ख़त्म करके एक दूसरे को मित्र बनाने स्वीकार कर लेंगे और वरोना नगर की अशांति हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। दूसरे दिन सुबह जूलियट अपने वादे के अनुसार साधु लॉरेंस की कुटी पर आ गई, क्योंकि रोमियो ने दूत के द्वारा उसे यह सब कहला भेजा था। यहाँ साधु लॉरेंस ने दोनों का विवाह कर दिया और आशीर्वाद दिया कि परमात्मा दोनों घरानों पर कृपा करें और इनकी आपस की दुश्मनी को मिटा दें। विवाह के बाद वे दोनों अपने अपने घर चले गए। रोमियो ने उस रात को उसी बगीचे में आने का वादा किया जहाँ वह 2 रात पहले दीवार फांद कर जूलियट को देखने गया था।
जिस दिन सुबह इन दोनों स्त्री पुरुषों का विवाह हुआ था उसी दिन दोपहर के समय रोमियो और बनवोलियो और उसका मित्र मर्क्यूसियो बाजार में टहल रहे थे। इतने में जूलियट का चचेरा भाई टाइबल्ट कई कापुलट वंश नौकरों के साथ वहां आ पहुंचा। यह वही टाइबल्ट था जिसने उत्सव के समय रोमियो को जान से मारने की कसम खाई थी। टाइबल्ट बहुत लड़ाका और झगड़ालू था। उसने मर्क्यूसियो से कहा, तुम दुष्ट रोमियो के साथ रहकर क्यों दुष्ट बन रहे हो। मर्क्यूसियो भी स्वभाव का कुछ तेज था, इसलिए वह भी टाइबल्ट को कठोर शब्द कहने लगा। टाइबल्ट ने रोमियो को भी अपशब्द कहने शुरू कर दिए, क्योंकि उसे मेंटेग लोगों से उतनी ही नफरत थी जितनी एक साधु को पाप कर्म से होती है। परंतु रोमियो पहले से ही इन झगड़ों में कुछ भी हिस्सा नहीं लेना चाहता था, और अब तो जूलियट के साथ विवाह होने से उसका कापुलट वंश से और भी अनिष्ट संबंध हो गया था। अब कापुलट शब्द रोमियो को बहुत ही प्रिय लगता था, क्योंकि यह सब उसकी प्यारी जूलियट का नाम था। इसलिए उसने टाइबल्ट को सभ्य कापुलट कहकर पुकारा और झगड़ा मिटाना चाहा, परंतु टाइबल्ट कम मानने वाला था। नतीजा यह हुआ कि मर्क्यूसियो और टाइबल्ट का इतना झगड़ा बढ़ गया कि मर्क्यूसियो घायल होकर मर गया। रोमियो वास्तव में एक वीर पुरुष था। उससे अपने मित्र के मरने पर नहीं रहा गया और अंत में टाइबल्ट भी रोमियो के हाथ से मारा गया। इस झगड़े की खबर सारे नगर में फैल गई और बहुत से पुरुष उस स्थान पर जमा हो गए जहां टाइबल्ट और मर्क्यूसियो की लाशें पड़ी हुई थीं। वरोना का ड्यूक भी दिन दहाड़े ऐसे झगड़े की खबर सुनकर वहां आ पहुंचा। उसने ठान लिया कि चाहे जो भी हो इन दोनों को पूरा पूरा दंड दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अशांति फैला रखी है। इतने में बूढ़ा मेंटेग और बूढ़ा कापुलट भी उस स्थान पर अपनी अपनी पत्नियों सहित आ गए। दोनों ओर गुस्से की आग जलने लगी। ड्यूक ने बनवोलियो से जो लड़ाई के समय वहाँ उपस्थित था सारा हाल जानना चाहा। बनवोलियो ने सारा हाल बिना रुके कह सुनाया, जिससे रोमियो के ऊपर आँच तक नहीं आई। कापुलट की पत्नी टाइबल्ट के मारे जाने पर इतना गुस्सा हुई कि उसने ड्यूक से रोमियो को मृत्युदंड दिए जाने का आग्रह किया और कहा, आप बनवोलियो की गवाही पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वह रोमियो का मित्र है। इस प्रकार वह अपने ही दामाद का गला काटने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि रोमियो उसकी पुत्री जूलियट का पति है। दूसरी ओर मोंटेग की पत्नी अपने पुत्र की जान बचाने के लिए प्रार्थना कर रही थी और कह रही थी, टाइबल्ट तो खुद ही मर्क्यूसियो को मारने का अपराधी था, इसलिए रोमियो को दंड नहीं देना चाहिए। परंतु ड्यूक ने इन स्त्रियों की बात पर ध्यान नहीं दिया और रोमियो को वरोना नगर से निकल जाने की आज्ञा दी। जूलियट के दिल पर रोमियो के देश निकाला से बहुत ज़्यादा चोट लगी, क्योंकि उसके विवाह को हुए अभी थोड़े से घंटे भी बीत नहीं पाए थे कि वह हमेशा के लिए अपने प्रिय पति से अलग हो गई। पहले तो उसको रोमियो पर बहुत गुस्सा आया कि उसने क्यों उसके चचेरे भाई को मार डाला, और वह रोमियो के लिए कहने लगी, हे प्रियतम, मैं अब तुमको क्या कहूँ, तुम देखने में तो देवता के समान सुंदर हो, परंतु टाइबल्ट को मारने से दानव से भी क्रूर बन गए हो। देखने में तुम कोमल कबूतर की तरह मुलायम लगते हो, परंतु तुम्हारा दिल चील के समान कठोर है। देखने में तो तुम फूल हो, परंतु वास्तव में फूल में छिपे हुए सांप निकले। जब वो ऐसी गुस्से में भरी बातें कह रही थी तब टाइबल्ट के प्रेम के कारण उसकी आंखों में आंसू भर आए। फिर थोड़ी ही देर में वे दुख के आंसू खुशी के आंसू में बदल गए, क्योंकि उसका भाई तो मर गया, परंतु उसका प्रियतम, जिसे वह लाखों टाइबल्टों से अधिक चाहती थी, जीवित बच गया। उसने सोचा कि टाइबल्ट का मरना उचित ही हुआ, नहीं तो वह रोमियो को मारकर हमेशा के लिए उसके माथे पर विधवा होने का कलंक लगा देता। लगा देता। थोड़ी देर बाद जब उसने रोमियो को देश निकाले के बारे में सोचा तो फिर रोने लगी। इस प्रकार दुख भरी जूलियट का वह दिन शोक में ही कटा। यह तो जूलियट का हाल था, अब रोमियो का हाल सुनिए। देश निकाले की आज्ञा पाकर वह साधु लॉरेंस की कुटी पर गया और वहाँ उसने सारा समाचार सुनाया। देश निकाले का दंड उसे मृत्युदंड से भी अधिक लग रहा था, क्योंकि उसके लिए अपनी प्रियतम जूलियट से अलग होना मौत ही थी। जूलियट वरोना में थी, इसलिए वरोना ही उसके लिए स्वर्ग के समान था। वरोना से बाहर सारा संसार उसके लिए नरक से भी अधिक दुखदायी था। रोमियो की आत्मा पर दुख का ऐसा पहाड़ आ गिरा कि बेचारा बेहोश होकर गिर पड़ा, मानो वहीं अपनी जान दे देगा। साधु लॉरेंस ने संसार की असारता पर उसे भाषण दिया और धर्म उपदेश द्वारा ज्ञान देना चाहा, परंतु प्रेम रोगी को कोई उपदेश समझ में नहीं आता। जब वह इस प्रकार बेहोश पड़ा हुआ था, उस समय जूलियट के दूत ने आकर उसका संदेशा सुनाया। प्रिया के संदेश से उसे कुछ संतोष हुआ। साधु लॉरेंस ने उसे होश में देखकर समझाया, देखो, खुद अपनी जान देना महापाप है। वीर पुरुष सांसारिक दुखों से इस प्रकार नहीं डरते। तुमने टाइबल्ट को तो मार ही डाला, अब खुद को मारकर जूलियट के जीवन को भी समाप्त नहीं करो, क्योंकि उसका जीवन तुम्हारे जीवन के भरोसे ही है। मनुष्य मोम के समान है, जो बिना साहस के जल्दी पिघल जाता है। तुम्हारे लिए यही बात संतोषजनक है कि तुम्हें मृत्युदंड नहीं दिया गया। ईश्वर ने यही अच्छा किया कि तुम टाइबल्ट के हाथों बच गए। परमात्मा को धन्यवाद दो कि जूलियट जीवित है और वह तुम्हारी हो गई है। हालांकि इस बात की कुछ भी आशा नहीं कि तुम ईश्वर की इस कृपा को अपनी जान देकर स्वीकार कर रहे हो और व्यर्थ पापी बन रहे हो। जब रोमियो को कुछ संतोष हुआ तो साधु लॉरेंस ने उसे सलाह दी, आज रात को चुपचाप अपनी प्रिया से विदा लो
ले आओ और थोड़े दिनों तक मैचुआ नगर में जाकर रहो। मौका मिलने पर मैं तुम्हारे विवाह की बात सबको बता दूंगा और संभव है कि इस खबर को सुनकर कापुलेट और मोंटेग आपस में संधि कर लें और ड्यूक तुम्हारे अपराध को क्षमा कर दें। तुम खुशी खुशी वापस लौट आओ। रोमियो की समझ में यह बात आ गई और वह रात को अपनी प्रिया से मिलने चल दिया। जूलियट ने पहले से ही प्रबंध कर रखा था और रोमियो उसी बगीचे में होकर जहाँ वह पहले गया था जूलियट के कमरे में पहुँच गया। रात बहुत सुख से बीती, परंतु सुबह जब अलग होने का समय आया, दुख के मारे कलेजा टुकड़े टुकड़े होने लगा। आखिरी में वह दुष्ट घड़ी आ पहुँची जब वे हमेशा के लिए अलग होने वाले थे। रात का अंधेरा कम होने लगा था और रोशनी की किरणें ऐसी लग रही थी मानो कोई मनुष्य उनके लिए चिता जला रहा हो। सुबह के गीत उनके दिल को छलनी कर रहे थे। हालांकि सवेरे का समय बहुत आनंद का समय होता है, परंतु इन दोनों दुखियारों के लिए यह समय महा दुखदायी हो गया। बहुत सोचने के बाद दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और रोमियो ने रोकर कहा, प्राण प्यारी, अब विदा करो। हाय, यह तुम्हारी मोहिनी छवि हमेशा मेरे मन में बनी रहेगी। जूलियट शांत खड़ी थी, उसके मुंह से एक बात भी नहीं निकली। दुखी मुंह किए कातर आंखों से वह अपनी पति की ओर टुकर टुकर देख रही थी। ईश्वर ऐसा समय शत्रु को भी नहीं दे। कुछ देर के बाद वह कहने लगी, प्राण प्यारे, जाओगे? अच्छा जाओ, लेकिन तुम इस दासी को मार कर जा रहे हो। हाँ, अब मैं अपने प्राणपति का मुंह नहीं देख पाऊंगी। हाँ देव, क्या यही मेरे भाग्य में था? लगता है कि अब जीवन भर कभी आपके दर्शन नहीं होंगे। रोमियो ने एक ठंडी सांस भरी और खुश होकर बोला, मैं जा तो मैचुआ को रहा हूँ, परंतु मेरी जान यहीं पर है। वहाँ जाकर पत्र द्वारा मैं तुम्हारी खबर मांगता रहूँगा। कहने को तो बहुत कुछ था, परंतु शब्द उसके गले में ही अटक गए। हाय, सवेरा हो गया और रोमियो ने वहाँ से चलने की तैयारी की। तैयारी करना कोई आसान काम नहीं था। वहाँ से अकेला ही था, परंतु अपने प्राणों से अलग होने के लिए क्या कुछ तैयारी नहीं करनी पड़ती। इसके लिए मिनट और घंटे नहीं किंतु वर्ष चाहिए, परंतु वहाँ तो मिनट भी नहीं थे। राजा की आज्ञा थी कि यदि सवेरे रोमियो वरुणा नगर में पाया जाएगा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। वह फिर उठा और उसने एक बार फिर अपनी प्रिया का मुख चुंबन किया, फिर अपने दिल को कठोर कर लिया, रस्सी द्वारा खिड़की से उतरा और वहाँ से चल दिया, परंतु फिर लौट आया। उसके पैर आगे को नहीं पड़ रहे थे। 2 कदम चलता तो 1 कदम लौट आता। होते होते बहुत देर हो गई। जाना तो था ही, रहने का कोई उपाय नहीं था। आखिर चल दिया। जूलियट की आंखों के सामने अंधेरा हो गया। उसे ऐसा लगा मानो वह अपने प्राणपति को सवाले में रखा हुआ देख रही हो। रोमियो के दिल में भी ऐसे ही भाव उठ रहे थे, परंतु भगवान की यही इच्छा थी। रोमियो के चले जाने के बाद थोड़े दिन जूलियट ने जैसे तैसे काटे, परंतु अब इससे भी भयानक मुसीबत आ पड़ी, जिससे निकलना उसके लिए कठिन ही नहीं किंतु जानलेवा होने वाला था। जूलियट को विवाह के लायक देखकर उसके पिता बूढ़े कापुलेट ने विचार किया कि अब उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। इसलिए उसने वरुणा नगर के पास रहने वाले रूपवान सुयोग्य सज्जन पुरुष काउंट पैरिस को अपना दामाद बनाने का इरादा किया। सच पूछो तो काउंट पैरिस बहुत सज्जन पुरुष था और यदि जूलियट का विवाह नहीं हुआ होता तो यह जोड़ा मिलाने के योग्य था। परंतु बेचारे कापुलेट को क्या मालूम था कि उसकी लड़की चुपके से उसके पुराने शत्रु रोमियो के गले में जयमाला डाल चुकी है। जब दूसरे दिन सुबह काउंट पैरिस बाजे गाजे के साथ अपनी दुल्हन को लेने के लिए उसके कमरे में आया तो उसने एक बहुत भयानक दृश्य दिखाई दिया, क्योंकि वहाँ परम सुंदरी जूलियट का पता नहीं था और उसके स्थान में उसकी लाश पड़ी हुई थी। हाय, पैरिस की सारी आशाओं का अंत हो गया। वह तो इसलिए आया था कि अपने प्रिया को कपड़ों और आभूषणों से सजाकर अपनी आँखों को सफल करेगा, परंतु उसके स्थान में आज उसकी प्रियतमा दुष्ट मृत्यु का ग्रास बन गई। पैरिस दुख के मारे ज़मीन पर पछाड़ खाकर गिर पड़ा और सिर धुलने लगा। इस हल्ले को सुनकर जूलियट के माता पिता भी वहां दौड़े आए। उनको क्या खबर थी कि जिस बेटी का वह विवाह करना चाहते थे वह कमरे में मरी पड़ी थी। थोड़ी देर में सारे घर में सन्नाटा छा गया और नगर में जिसने सुना उसी ने शोक प्रकट किया, क्योंकि विवाह के दिन ही होनहार बेटी के मर जाने से अधिक और क्या मुसीबत हो सकती थी। चारों ओर हाहाकार हो गया। जूलियट कापुलेटों के घर की रोशनी थी, आज उनका वंश ही निर्बीज हो गया। आज उनके घर का दीपक बुझ गया। बाजे गाजे और नाच गाने सब बंद हो गए और उसकी जगह रोने पीटने की आवाज़ सुनाई देने लगी। जो कपड़े विवाह जैसे उत्सव के लिए बनाए गए थे उन्होंने कफन का काम किया। जो भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाई और उत्तम खाने का सामान विवाह के उत्सव के लिए बनाए गए थे वे मृत्यु भोज का काम आए। वे फूल जिनसे दुल्हन की सेज सजानी थी जूलियट की कब्र पर चढ़ाए गए। पुरोहित तो वहां आया, परंतु विवाह संस्कार के लिए नहीं किंतु अंतिम क्रिया करने के लिए। उसको लोग गिरजे में ले गए, परंतु विवाह कराने के लिए नहीं किंतु मुर्दों की संख्या बढ़ाने के लिए। बुरी बातें अच्छी बातों की अपेक्षा अधिक तीव्र होती हैं और अभी साधु लॉरेंस का भेजा हुआ दूत रोमियो के पास पहुंचा ही नहीं था। उसने जूलियट के मरने की खबर सुन ली। इस समय रोमियो बहुत आनंद में बैठा हुआ था, क्योंकि उसने उस रात को यह सपना देखा था कि वह मर गया और उसकी प्रिया जूलियट ने उसके शव पर आकर इस प्रकार उसके मुख का चुंबन किया कि वह फिर से जी उठा और महाराज हो गया।
वास्तव में यह एक अजीब सपना था और वरोना के दूत को देखकर उसने सोचा कि जरूर आज कोई शुभ समाचार मिलेगा, परंतु इसके बदले उसकी रही सही आशा भी जाती रही जब उसे यह मालूम हुआ कि उसकी प्राण प्यारी ने प्राण त्याग दिए और वह चाहे उसे कितना ही चुंबन करे उसे जीवन प्रदान नहीं कर सकता। तो शोक के मारे घोड़े पर सवार होकर वरोना को चल दिया, क्योंकि उसका इरादा था कि आज अंतिम बार कब्र में अपनी प्रिया को देख ले। मैचुआ के एक वैद्य से उसने बहुत सारा रुपया देकर जहर खरीद लिया ताकि प्रिया को देखने के बाद वह उसको खाकर आत्महत्या कर सके, क्योंकि बिना प्राण प्यारी के संसार में रहना उसके लिए कठिन ही नहीं किंतु असंभव था। इतने दिनों तक वह केवल इसी आशा के सहारे जीवित रहा था, किसी न किसी दिन जूलियट से मुलाकात होगी, परंतु अब उसकी सब आशाओं पर पानी फिर गया था। आधी रात के समय वरोना नगर में पहुंचा और कापुलेट वंशियों के सवाले में जाकर जूलियट की कब्र खोली। जब वह इस कार्य में लगा हुआ था तो किसी ने दूर से कहा, दुष्ट मोंटे, तुम क्या अनुचित कर रहे हो? अपने शत्रु कापुलेटों की कब्रों को अपवित्र कर रहे हो। इस आवाज़ को देने वाला काउंट पेरिस था, जो अपनी प्रिया की कब्र पर फूल चढ़ाने आया था। उसने समझा कि रोमियो अपने दुश्मनों की लाशों पर कुछ अत्याचार करना चाहता है। रोमियो ने बहुत समझाया कि देखो, तुम मुझसे मत बोलो, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो टाइबल्ट का हुआ। परंतु पेरिस ने एक नहीं सुनी और तुरंत उसको दुष्ट मेंटे कहकर पकड़ लिया। इस पर रोमियो को बहुत गुस्सा आया और दोनों में लड़ाई होने लगी। रोमियो ने पेरिस को मार डाला। दुष्ट मेंटे कहकर पकड़ लिया और इस पर रोमियो को बहुत गुस्सा आया और दोनों में लड़ाई होने लगी। रोमियो ने पेरिस को मार डाला और उसे घसीटकर जूलियट की कब्र में डाल दिया। दरअसल ऐसा नहीं था कि जूलियट ने अपनी शादी को रुकवाने की कोई कोशिश नहीं की थी। जब उसके पिता ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो पतिव्रता जूलियट अपने विवाह का संदेश सुनकर बहुत दुखी हुई और भेद को छिपाकर पिता से सविनय कहने लगी, पिताजी, अभी मेरी उम्र विवाह के योग्य नहीं है, अभी तो मैं बच्ची हूँ। दूसरा यह कि प्यारे भाई टाइबल्ट को मरे हुए बहुत कम समय हुआ है, उनके मरने का दुख अभी दूर नहीं हुआ। ऐसी हालत में पति दर्शन से क्या सुख मिलेगा? अभी उनका क्रियाकर्म ही पूरा नहीं हुआ और इस समय विवाह करने से लोग हंसेंगे। इस प्रकार जूलियट ने विवाह रोकने के लिए बहुत कोशिश की, परंतु पिता से असली बात नहीं बताई और बताती भी कैसे। मोंटेग वंशियों से तो इतनी दुश्मनी थी कि कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि जूलियट अपने शत्रु को ही अपना पति बना लेगी। बूढ़े कापुलेट ने जूलियट की एक भी बात नहीं सुनी, क्योंकि वह यह समझता था कि उसकी लड़की शर्म के मारे विवाह करने को तैयार नहीं हो रही है। वह कहने लगा, देखो, मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं मानने वाला। विवाह की सारी तैयारी हो चुकी है और अब तुम तैयार हो जाओ। गुरुवार के दिन तुम्हारा विवाह होगा। वरोना नगर में ऐसा कौन मूर्ख स्त्री है जो पेरिस जैसे योग्य पुरुष की पत्नी नहीं बनना स्वीकार करेगी? फिर जूलियट को गोद में ले मुंह चूमकर कहा, बेटी, तुम मूर्खता से अपने सौभाग्य में बाधा डाल रही हो। आशीर्वाद देता हूँ कि ईश्वर तुम्हें काउंट पेरिस के साथ आनंद प्रदान करे। ये कहानी अब फ्लैशबैक में है। जब उन दोनों की लड़ाई हो गई उसके बाद की बात बताई जा रही है कि ऐसा नहीं था कि उसने मना नहीं किया, उसने पूरी कोशिश की थी जूलियट ने, लेकिन अंत में उसकी बात सुनी नहीं गई। इस मुसीबत के समय जूलियट को कोई धीरज देने वाला नहीं था। अंत में उसने साधु लॉरेंस के पास जाकर सारा हाल कह सुनाया, क्योंकि लॉरेंस जूलियट को प्यार करता था और रोमियो तथा जूलियट दोनों उसी के द्वारा ही आपस में पत्र व्यवहार किया करते थे। साधु लॉरेंस ने कहा, एक उपाय तो है, परंतु बहुत कठिन है, तुमसे होने वाला नहीं। जूलियट बोली, महाराज, अपना सतीत्व रखने के लिए कब्र में भी जिंदा जाने को तैयार हूँ, परंतु मुझसे यह नहीं होने वाला कि एक पति के होते हुए दूसरे पति को ग्रहण करके पाप की भागीदार बनूँ। लॉरेंस ने उत्तर दिया कि जूलियट, तुम सचमुच सती और पतिव्रता हो, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा। कुछ चिंता मत करो और खुशी खुशी घर को लौट जाओ। अपने पिताजी से कह दो कि तुमको पेरिस से विवाह करना मंजूर है। मैं तुम्हें इस समय एक शीशी में दवाई दे रहा हूँ। बुधवार की रात को इसे पीकर सो जाना। इसका असर यह होगा कि तुम देखने में मरी हुई लगोगी और 42 घंटे तक यह तुम्हारा यही हाल रहेगा। जब पेरिस गुरुवार को तुमसे विवाह करने आएगा तब तुमको मरा हुआ समझकर छोड़ जाएगा और लोग तुमको कापुलेट वंश के शवाले में रखाएंगे। 42 घंटे के पहले मैं वहां जाकर तुमको अपनी कुटी में ले आऊँगा और पत्र भेजकर मैचुआ से रोमियो को बुला लूँगा। वह आकर तुम्हें मैचुआ ले जाएगा। साधु लॉरेंस की बात जूलियट ने मान ली और हंसी खुशी शीशी को लेकर घर चली गई। जूलियट की स्वीकृति को सुनकर बूढ़े कापुलेट और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश हुए और घर में बाजे बजने लगे। नए नए कपड़े और आभूषण बनवाए गए। जिधर देखो उधर बधाई दी जाने लगी। बुधवार की रात आ गई। अब जूलियट मन में कहने लगी, हो ना हो कहीं शीशी में जहर हो जो लॉरेंस ने भेद खुलने के डर से मुझे दे दिया हो, क्योंकि उसने जूलियट का विवाह चुपके से कराया था। फिर वह सोचने लगी कि यदि मैं रोमियो के आने से पहले इस सवाले में जाग गई तो बहुत डर लगेगा, क्योंकि वहीं पास में टाइबल्ट की लाश पड़ी हुई सड़ रही होगी और वह बहुत भयानक जगह होगी। फिर उसे भूत प्रेत आदि का डर भी होगा, क्योंकि उसने सुन रखा था कि कब्रों में बहुत से भूत प्रेत और चुड़ैलें दिखाई देती हैं। उसके बाद उसे रोमियो के प्रेम और पेरिस की नफरत का ध्यान आया। यह सोचकर कि ई बिना इस शीशी के पिए सती तो जरूर भ्रष्ट हो जाएगा, उसने औषधि को तुरंत पी लिया और पीते ही बेहोश हो गई।
तो ये पूरी कहानी थी। तो इसका मतलब ये था कि वो बेहोश थी, वो मरी नहीं थी जूलियट। लेकिन अब अ, इधर रोमियो क्या करेगा ये अब देखते हैं। रोमियो ने उसको मार दिया। टाइप रोमियो ने इसके पति को मार दिया, जो होने वाला पति था। अब जूलियट की कब्र खोली गई तो वहाँ उसकी प्राण प्यारी उसी रूप में लेटी हुई थी मानो वह अभी अभी सोई हो। उसकी छवि जैसे की तैसी बनी हुई थी मानो मृतदेव मोहित होकर उसको अपने घर में ले आए हों। रोज़ देखकर अपनी आंखों को सुख देंगे। टाइबल्ट भी वहीं पड़ा हुआ था। उसे देखकर रोमियो ने कहा, हे टाइबल्ट, तुम जूलियट के प्यारे थे इसलिए मेरे भी प्यारे हुए। आज मैं तुम्हारे शत्रु को मृत्युदंड दूंगा। यह कहकर वह जूलियट के पास गया और उसके मुख का चुंबन करके तुरंत जहर पी लिया। रोमियो का जहर असली था। उसके पीते ही उसकी आत्मा संसार से उड़ गई। परंतु जूलियट का जहर बनावटी था, जैसे ही हम ऊपर कह चुके हैं। अब 42 घंटे बीतने वाले थे और जूलियट को जागने का समय निकट आ पहुंचा था। साधु लॉरेंस ने सोचा कि अभी रोमियो के पास पत्र नहीं पहुंचा और उसके आने में देर है तथा जूलियट सवाले में जाकर डर जाएगी। इसलिए वह फावड़ा आदि लेकर उसको निकालने को चल दिया। परंतु वहाँ पहुँचकर उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि लालटेन जल रही है और रोमियो और पेरिस मरे पड़े हैं। आगे चलकर जब उसने जूलियट को जागते देखा तो उससे कहा कि तुम जल्दी से इस बनावटी मौत से बाहर निकल आओ। परंतु इतनी देर में वहाँ बहुत से लोग आ गए, जिनको देखकर डर के मारे लॉरेंस तुरंत वहाँ से भाग गया। जब जूलियट जागी और उसने देखा कि प्राण प्यारा रोमियो हाथ में जहर का प्याला लिए मरा पड़ा है, तो वह समझ गई कि उसके प्रियतम ने आज उसके लिए अपनी जान दे दी है। अब जूलियट ने भी अपना सतीत्व दिखाने के लिए पति के साथ मरने की ठान ली। पहले तो उसने प्याले में जहर को देखा, परंतु वहाँ कुछ भी जहर नहीं बचा था। फिर उसने रोमियो के होठों को चूसा कि शायद उनमें कुछ जहर मिल जाए। जब वहाँ भी आशा पूरी नहीं हुई, जब लोगों की भीड़ निकट आ पहुँची, तो वहाँ पड़ी एक तलवार को लेकर वह अपने पति की लाश पर मर गई। इतने में सब लोग वहाँ आ गए, क्योंकि काउंट पेरिस के निकट नौकर ने रोमियो और पेरिस को लड़ते देखकर वहाँ से भागकर नगर में खबर कर दी थी। लोग रोमियो को पकड़ने आ रहे थे। कापुलट और मॉन्टेग दोनों ही ने पेरिस, रोमियो, जूलियट आदि अनिश्चित शब्दों को सुना और बिना कुछ कहे वहाँ दौड़े आए। लोगों ने साधु लॉरेंस को भागते देख शक के कारण उसे पकड़ लिया। इस विचित्र दुर्घटना को देखने सभी वरोना निवासी लोग कापुलट वंशियों के सवाले में एकत्रित हुए। उनमें नगर का ड्यूक भी था। ड्यूक ने लॉरेंस से पूछा कि तुम इसके विषय में क्या